गुड इवनिंग बच्चों। बच्चे, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट एंटिटी है और स्क्वायर ब्रैकेट एंटिटी को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसमें आपके पास वीकेंड डी ऑर्बिटल्स या डी से एक सेंट्रल मेटल आइटम आता है, लिगेंड्स आते हैं अलग से जो कि लुईस एस की तरह काम करते हैं, और आपके पास जो मेटल्स है वो लुईस एसिड की तरह काम करता है। हमें कोऑर्डिनेशन नंबर का पता लग गया था कि जो सेंट्रल मेटल आइटम के साथ जितने लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। और हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का भी पता लग गया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट या किसी भी मेटल के ऊपर जो सेंट्रल मेटल आइटम की तरह एक्ट कर रहा है, जो चार्ज उसके ऊपर एग्जिस्ट करता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसी भी नॉर्मल कंडीशन पे नहीं टूटेगा। कब टूटेगा, क्या बताया था मैंने? कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके पास तब टूटेगा जब आपके पास हाईली एल्कलाइन या हाईली एसिडिक कंडीशंस हो। ठीक है। अब लिगेंड्स के भी हमने कई टाइप पढ़े थे। यूनिडेंटेट यानी कि जो एक लोन पेयर को डोनेट कर सके, बाईडेंटेट यानी कि जो दो लोन पेयर्स को डोनेट कर सके। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलीडेंटेट, जैसे कि ईडीटी, इसमें 6 डोनर साइट्स हैं। फिर आपके पास आपके फ्रेंड्स की तरह भी एक लिगेंड आया था, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, जो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा सकता था कि मतलब इसके पास दो डोनर साइट्स थी। अगर आप नाइट्रो की बात करते हो तो यहाँ पे नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता था और ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता था। नेक्स्ट था जिलेटिंग लिगेंड। जिलेटिंग लिगेंड के बारे में हमने पढ़ा कि ये जब भी किसी मेटल के साथ जुड़ते तो 5 मेंबर्ड रिंग बना देते थे, और 5 मेंबर्ड रिंग जब बन गया तो आपके पास स्टेबिलिटी बढ़ जाती थी। हमने जिलेट्स की इम्पोर्टेंस भी पढ़े, जिसके अकॉर्डिंग अगर वाटर में हार्डनेस हो तो हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम EDTA का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स में इस्तेमाल हो सकता है इनका। चिलेट्स का इस्तेमाल मेडिसिन में भी होता है, लेड पॉइजनिंग रिमूव करने के लिए और डिसऑर्डर ऑफ लिवर को ठीक करने के लिए भी। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर। हमें पता था कि अगर केटायन पहले आता है तो हम उसको पहले नाम देंगे और एनायन की नेमिंग बाद में होगी। हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा था इसको, और हमने इस पे क्वेश्चंस भी 2-3 सॉल्व किए थे। ओके, इसके बाद हमें पता लगा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के पीछे की थ्योरी क्या है, यानी कि इसके पीछे का बेस क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट थ्योरीज दी गई, जिसमें से आपके पास क्या था, वर्नर की थ्योरी है, जिसमें से आपको पता लग गया कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। प्राइमरी वैलेंसी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है और सेकेंडरी वैलेंसी बेटा आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि मेटल के ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं और लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, तो वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दे देता है। अब ये थ्योरी क्या थी, एजम्पशंस पे बेस्ड थी। अब इसके लिए हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई थी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हमने कैसे याद किया था, इस बार सोनाली कल से फ्री हुई है। याद है ना, आपको एक स्टोरी सुनाई थी कल मैंने कि हमारी अकेडमी में एक सोनाली मैम है, और वो सोनाली मैम जो है अकेडमी और स्कूल दोनों में पढ़ाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इस बार सोनाली कल से फ्री हुई है, और हम उनको चीख के बुलाते हैं कि सोनाली मैम, आप जिसको ढूंढ रहे हो ना, वो, हम कहते हैं ओह ऑक्सिलेटो पानी में नहीं है। हम उन्हें समझाते हैं कि जिसको आप पानी में ढूंढ रहे हो वो पानी में नहीं है। तो वो पूछते हैं कि वो गया कहाँ, तो हम कहते हैं कि वो EDT अमोनिया के साथ इन कनाडा कोलंबो चला गया है। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी कि कार्बन डोनर एक बेटर लिगेंड है कंपैरेटिवली नाइट्रोजन डोनर के, कंपैरेटिवली ऑक्सीजन डोनर के। अब अगर अमोनिया और वाटर की बात करें तो अमोनिया एक बेटर लिगेंड है एज़ कम्पेयर टू, बेटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एज़ कम्पेयर टू वाटर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता कम हो जाएगी। अमोनिया आपके पास स्पेसिफिक केस में अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। ये वीक फील्ड लिगेंड होता है हर मेटल के लिए, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है फेंको कुक्कड़ के लिए, यानी कि आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, कैडमियम के लिए। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था
कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या किया कि आपको बहुत सारे कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ रिलेटेड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स दे दिए। जैसे कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या होने थे, sp, और इसकी शेप क्या आती, लीनियर। ये बच्चे आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। 4 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो आपके पास क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये टेट्राहेड्रल शेप एक्वायर करता है। देन 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल शेप एक्वायर करता है। फिर हमने एक एग्जाम्पल लेके इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी समझा। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्पीशीज़ क्या होगी, पैरामैग्नेटिक। अगर उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो वो डायमैग्नेटिक। अगर हम इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से डायमैग्नेटिक मूवमेंट निकालना चाहें तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है √n(n+2)। नेक्स्ट था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मान के चली कि प्योरली आयनिक इंट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। उसने कहा कि हर लिगेंड एज अ पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑर्बिटल्स किस तरह होते हैं आपके पास, dxy ये इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, और dx2y2 और dz2 ये लाई करते हैं बेटा अलोंग द एक्सिस। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो तो उसमें स्प्लिटिंग किस तरह होती है। ये ग्राउंड स्टेट, जब लिगेंड अप्रोच करता है तो ये एक्साइटेड स्टेट में इंटर हो जाते हैं। देन लिगेंड जब dxy साइड्स dx2y2 और dz2 साइड से यानी कि अलोंग दी एक्सिस अटैक करता है तो इन दोनों की एनर्जी बढ़ जाती है कंपैरेटिवली, और इन तीनों की घट जाती है। इनको हम कहते हैं eg ऑर्बिटल्स और इनको कहते हैं T2g ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे जो ये लाइन है इसको हम कहते हैं बेरी सेंटर। यहाँ पे जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं उसको डिनोट करते हैं 0.6 डेल्टा नॉट से, और जो यहाँ पे एनर्जी आती है T2g ऑर्बिटल्स के लिए वो है -0.4 डेल्टा नॉट। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये पूरा केस रिवर्स हो जाता है। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हाई क्रिस्टल फील्ड एनर्जी की वैल्यू होगी यानी कि लो स्पिन। जितना ज़्यादा आपके पास एनर्जी होगी उतनी ही कम स्पिन होगी, और जितना कमज़ोर लिगेंड होगा यानी कि वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो इसमें लो डेल्टा नॉट वैल्यू होगी यानी कि हाई स्पिन। अब एक एग्जाम्पल लिया था हमने ये समझने के लिए कि ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कोबाल्ट हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट 3 के लिए किस तरह काम करती है। तो हमने पूरा सॉल्व किया इसको, तो हमारे पास क्या आ गया -0.4 DQ। यहाँ तक तो बेटा हमारा पिछला हो गया, मतलब जो हमने कल पढ़ा था। अब आते हैं फैक्टर्स जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे इनका क्या असर होता है। पहली चीज़ M2 पॉजिटिव और M4 पॉजिटिव, ठीक है। जितना ज़्यादा आपके पास ये आयन के ऊपर चार्ज होगा या मेटल के ऊपर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। अभी क्या पढ़ा हमने, मोर द चार्ज उतनी ही ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये ऑर्बिटल्स या डी ब्लॉक पे किस तरह एक्ट करते, तो 5D में सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग, 4D में उससे कम और 3D में उससे कम। ये जो 5D और 4D सीरीज़ के जो ऑर्बिट मेटल्स हैं वो मोस्टली बेटा क्या बनाते हैं, ये लो स्पिन बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, क्योंकि ये हाईली डिफ्यूज होते हैं। इसी वजह से ये नॉर्मली आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे ही आपका क्वांटम नंबर n बढ़ता है, ये इंक्रीज़ करेगा, उसी तरह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी इंक्रीज़ कर जाती है। जिस चीज़ का क्वांटम नंबर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। अब मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं कोबाल्ट NH3 6 3 पॉजिटिव, दूसरा है रोडियम NH3 6 3 पॉजिटिव, और तीसरा हम ले लेते हैं इरिडियम
NH3 6 3 पॉजिटिव। अब इसमें आप देख सकते हो कि जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ा वैसे वैसे इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बढ़ गई। तो कोबाल्ट के लिए सबसे कम, फिर उसके बाद रोडियम के लिए एंड देन लास्ट में इरिडियम के लिए। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा वेकेंट d ऑर्बिटल होंगे, वेकेंट d ऑर्बिटल जिसके पास जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी हमारे पास। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आ गया सबको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब आते हैं हम कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं वो कलर दिखाते हैं। ये क्यों कलर दिखाते हैं? कोई भी चीज़ जैसे आपको दिखती है, मान लीजिए आपके पास रेड कलर की कोई चीज़ है, तो उस चीज़ ने क्या किया है, जो कलर एब्जॉर्ब किया होगा रेड चीज़ ने वो होगा ग्रीन, और जो रिफ्लेक्ट होगा यानी कि जो सामने आपको दिखेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। यानी कि कोई भी चीज़ आपके सामने जो दिख रही है वो उसका वो कलर है जो वो रिफ्लेक्ट कर रही है, वो कलर नहीं है जो उसने एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको वेवलेंथ की हेल्प से। अगर लैम्डा आपके पास लेस देन 400 नैनोमीटर हो तो जो कलर एब्जॉर्ब्ड होगा, ठीक है, अगर लेस देन 400 नैनोमीटर है तो ये लाई करता है यूवी में, यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर। और इसके अंदर अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर की बात करें, अगर कोई भी स्पीशीज़ या कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपके पास आ जाएगा कलरलेस, यानी कि बेरंग सा। अगर ये हो 400 to 450 के बीच में तो जो कलर एब्जॉर्ब होगा वो होगा वायलेट, और दिखाएगा कौन सा, ये येलो। डरने की बात नहीं है, आपको सिर्फ वेवलेंथ तक तो याद ही होगा, कलर मैं आपको समझा दूंगी। पहले इसको टेबल को देख लो, फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं कि कैसे आपने याद रखना है। 450 to 490 नैनोमीटर हो तो उस केस में ये कलर एब्जॉर्ब करेगा ब्लू, और आपको कलर जो दिखने वाला है वो है ऑरेंज। अगर ये 490 से 550 के बीच में कोई कलर एब्जॉर्ब, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने एनर्जी एब्जॉर्ब की या वेवलेंथ, इस वेवलेंथ के बीच में लाई करता है जो कलर उसने एब्जॉर्ब किया है, तो अगर वो ग्रीन एब्जॉर्ब करता है तो हमें क्या दिखाएगा, रेड। अगर वो 550 से 580 के बीच में लाई करता है, इस वेवलेंथ के बीच में, तो जो कलर हमें दिखाएगा येलो, सॉरी एब्जॉर्ब करेगा येलो और दिखाएगा वायलेट। देखो हमने ऊपर क्या किया, अगर वो वायलेट एब्जॉर्ब कर रहा है तो येलो दिखा रहा है, अगर येलो एब्जॉर्ब कर रहा है तो वायलेट दिखा रहा है। 580 to 650 के बीच में अगर वो ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो एमिट करेगा ब्लू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 650 से 750 के बीच में अगर कोई चीज़ रेड कलर एब्जॉर्ब करती है तो वो दिखाएगी ग्रीन। ठीक है, इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट मेथड लगा लो, कह लो इसको, ये ट्रिक कह लो। एक सर्कल ड्रॉ करो, उसमें पार्टीशन कर लो पहले तो, ठीक है, और एक पार्टीशन यहाँ से ऐसे, इसके सिवाय आपने कोई पार्टीशन नहीं करना। देन वी बी जी वाई ओ आर, ठीक है। विब ग्योर, ये रेनबो के कलर्स होते हैं। आई को हम नहीं लेते क्योंकि आई के लिए यहाँ पे कोई ख़ास जगह हमने नहीं बना रखी है, तो आई का कलर वैसे भी आपके पास ऑलमोस्ट इन दोनों में मिक्स हो जाता है। तो अगर कोई चीज़ वायलेट एब्जॉर्ब करी तो क्या दिखाएगी, येलो। अगर ब्लू एब्जॉर्ब करी तो क्या दिखाएगी, रेड। ग्रीन एब्जॉर्ब करी तो क्या दिखाएगी बेटा, वो सॉरी ग्रीन एब्जॉर्ब कर रही है तो वो रेड दिखाएगी, ब्लू एब्जॉर्ब करती है तो वो ऑरेंज दिखाती है।
ठीक है, इसको ऐसे याद रखना आपने। यहाँ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उससे ये जाते हैं टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, ये एक्साइट हो जाते हैं और इस ट्रांजिशन को आप कहते हो डी ट्रांजिशन, कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में रह गया वो ट्रांजिशन कर सकता है डी के एक ऑर्बिटल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और जब वो वापस आता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है, या अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइट हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपके पास 3 कंपाउंड्स हैं, निकल H2O 6 3 पॉजिटिव, ठीक है, दूसरा है निकल NH3 6 2 पॉजिटिव, तीसरा कंपाउंड है निकल NO2 6 4 नेगेटिव। ये 3 कंपाउंड्स हैं आपके पास। तीनों कंपाउंड्स में क्या करना है आपने, वेवलेंथ कंपेयर करना है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा। देखो पहले इस क्वेश्चन को कैसे होगा। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो चीज़ जितना ज़्यादा डेल्टा नॉट, यानी कि मोर द डेल्टा नॉट, जितनी ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होगी उतना ही कम आपके पास वेवलेंथ हो जाएगी। तो डेल्टा नॉट हमें कैसे पता लगेगा, लिगेंड की स्ट्रेंथ के बेस पे। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ अगर हमने लिखनी हो तो अमोनिया से ज़्यादा होगी, वाटर से ज़्यादा होगी अमोनिया की, और अमोनिया से ज़्यादा होगी NO2 माइनस की। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा लिखना हो तो ये ठीक इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, देन इससे कम, और देन सबसे लास्ट में नाइट्रो वाले कंपाउंड की। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो अब हम चलते हैं आगे लिमिटेशंस पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तो नहीं बेटा, पर ये जो आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी गई इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये मान के चले कि जो हर आपके पास पूरा जो भी एक कंपाउंड बनता था उसको उन्होंने कोवेलेंट मान के चल पड़े। सॉरी, मैं पानी पी लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। ओके, चलो शुरू करें। लिमिटेशंस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो लास्ट थ्योरी थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। पहली चीज़ कि ये मान के चला कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग है वो प्योरली आयनिक है, यानी कि इसने कोवेलेंट कैरेक्टर को जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है उसको अकाउंट में ही नहीं लिया। ये मान के चला कि वो है ही नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसने कहा कि लिगेंड्स जो हैं ये पॉइंट चार्जेस की तरह एक्ट करते हैं। अगर ये पॉइंट चार्जेस की तरह एक्ट कर रहे हैं तो मतलब इनका सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब स्पेशली आयनिक लिगेंड्स का सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग इफेक्ट होना चाहिए। लेकिन जब आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखते हो तो वहाँ क्या होता है, क्लोराइड, फ्लोरो, ब्रोमो, ये बिल्कुल एंड में है। अगर ये एक्चुअल में पॉइंट चार्जेस की तरह एक्ट कर रहे हैं तो इनकी वजह से स्प्लिटिंग ज़्यादा क्यों नहीं है? इनको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझाने में कामयाब नहीं थी। एक दो क्वेश्चंस ले लिया, चलो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे। अभी हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ओके, आपसे पूछा गया है कि करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सेंट्रल मेटल एटम की इन K4FeCN6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आयरन क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, और लिगेंड्स कितने जुड़े हैं? 6। तो आयरन का आपको पहले तो ये पता कीजिए कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए
4 इंटू +1 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +2 यहाँ से। तो आयरन एग्जिस्ट कर रहा है +2 में। आयरन की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d6 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा ये? 3d6। अब हमें पता है कि जब ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो आपके पास 2 चले जाएंगे Ag में और बाकी रह जाएंगे नीचे T2G में। ठीक है, यहाँ पे क्या थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड होता तो ये पेयर अप नहीं होते, लेकिन यहाँ CN है, साइनाइड की वजह से क्या होता है? ये पेयर हो जाएंगे यहाँ पे, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? T2G6 Ag0। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें समझ आ गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग जो आप कर सको। चलिए ये वाला ट्राई करते हैं। इस टॉपिक का तो नहीं है, थोड़ा सा पिछले टॉपिक का है, पिछले में रह गया था। जो करेक्ट ऑर्डर है, स्टोक्योमेट्रीज फॉर्म हो रही हैं जब सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में है और उसको ट्रीट कर रहे हो आप कॉम्प्लेक्सेस लाइक COCl3.6NH3, COCl3.5NH3 और COCl3.4NH3। ये कह रहा है कि जो AgNO3 है, जब आपने एक्सेस में डाला इस पूरे कंपाउंड में, इन तीनों कंपाउंड्स में, तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट आए AgCl के, वो कितने आएंगे? अब अगर आप पहला लेके चलो COCl3.6NH3, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, कोबाल्ट NH3 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 और यहाँ से NH3 और ये NH3। अब अगर इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर फिल हो गया तो बाकी कहाँ जाएंगे? Cl3 माइनस बाहर आ जाएंगे, यानी कि 3 आपके पास यहाँ से AgCl बन सकते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें 5NH3 और साथ में ये एक Cl ले सकता है, तो ये कितने हो जाएंगे? 6 लिगेंड्स। तो ये कितने दे सकता है? 2 Cl माइनस। सेम गोज़ फॉर COCl3.4NH3, 4 लिगेंड यहाँ से और 2 लिगेंड यहाँ से, तो ये कितने बन जाएंगे? 6 लिगेंड्स। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 3 AgCl, 2 AgCl और 1 AgCl। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। FeH2O 6Cl2 और K2NiCl4 की आपसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पूछी गई। तो पहले तो ये चेक करो कि यहाँ पे जो आपके पास ये किस तरह का लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है। सेम ये भी वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना अभी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आयरन के ऊपर चार्ज क्या आया? 2 पॉजिटिव, और यहाँ निकल के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? चलो फाइंड आउट करते हैं। 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +2। यहाँ भी निकल के ऊपर 2 पॉजिटिव। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d6 4s2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल देते हो तो क्या बन जाएगा? 3d6। ठीक, अगर निकल 2 पॉजिटिव की बात करें तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d, निकल की कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा 3d8 4s2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो ये बन जाएगा 3d8। एक मैं करवा देती हूँ, दूसरा आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। अब 3d6 है तो एक किस तरह जाएगा? 2 यहाँ पे और 3 नीचे। 1 2 3 4 5 6। हमने क्या पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल के लिए? ऑक्टाहेड्रल के लिए हमने पढ़ा था कि इसके लिए +0.6 डेल्टा नॉट और यहाँ के लिए -0.4 डेल्टा नॉट। तो अगर हम आयरन की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.6 इंटू 2 प्लस -0.4 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 1.2 माइनस 1.6, यानी कि -0.4 डेल्टा नॉट। सिमिलरली आप इसका भी निकाल सकते हो,
तो आपके पास जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे ये आ जाएगा -0.8 डेल्टा टी। NiCl4 है ना, तो इसमें आपको पता है कि T2G चला जाएगा ऊपर और Eg आ जाएगा नीचे, तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो हो गए। अब आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड अप हो गया होगा। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं कितने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, मैं काफ़ी कैपेबल हो गया हूँ या फिर हो गई हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। मान लीजिए कोई मेटल है, वो 4 लिगेंड्स के साथ कंबाइन करके आपके पास क्या दे देता है, Ml4 करके कोई कंपाउंड दे दिया आपके पास। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, Ml4 करके कोई कंपाउंड दे दिया इसने, तो इसके लिए 4 रिएक्शंस, यानी कि अगर आपने इसके जो बोलते हैं ना कि स्टेप वाइज रिएक्शंस लिखने हो, तो 4 रिएक्शन इसके क्या हो सकते हैं, M + L कंबाइन करके बना Ml। तो अगर इसका रेट कांस्टेंट निकालना हो, K1 = प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगेंड्स एंड मेटल। ठीक है, अगर दूसरे स्टेप की बात करें तो Ml + L ये कंबाइन करेगा और बनाएगा Ml2। K2 Ml2 बाय Ml और यहाँ पे L। Ml2 + L ये कंबाइन करके बना देगा Ml3। K3 बन जाएगा Ml3 बाय Ml2 और L। Ml3 + L कंबाइन करके बना देगा Ml4, तो K4 आ जाएगा आपके पास Ml4 बाय Ml3 × L। यहाँ पे K1, K2, K3, K4 ये क्या है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहोगे आप इनको। और अगर हमें ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखना हो तो वो होगा बीटा से डिनोटेड, और वो आ जाएगा K1 × K2 × K3 × K4। अब स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है चार्ज पे। सबसे पहला फैक्टर क्या है इसके पीछे का, चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा, यानी कि M2 पॉजिटिव और M6 पॉजिटिव में ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। नेचर ऑफ मेटल, इसके लिए आपके पास आता है इरविन विलिंग या विलियम, जो भी है, विलिंग्स ऑर्डर। इसको आपको 3D सीरीज़ याद है बेटा, 3D सीरीज़ में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले जो 5-6 मेटल्स हैं उनको उठाते हैं। Mn2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव एक्सेप्शनल केस है, एंड देन अगेन Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ये दिया था किसने, सिडग्विक ने। वो कहते थे कि इस रूल का इस्तेमाल किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए किया जा सकता है। उनके अनुसार एक कॉम्प्लेक्स तभी स्टेबल होगा अगर उसका इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है आपके पास 36 के बराबर हो या नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर हो। ठीक है, EAN का फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने, किसी भी मेटल का एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। एक एग्जांपल लेके देखें, कोबाल्ट NH3(6Cl3)। अब इसमें कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27, और यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन कितनी आ जाएगी, +3। तो -3
प्लस 2 इंटू कितने अमोनिया जुड़े हैं 6, पूरा सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 36 और 36 होती है क्रिप्टन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल आप लोग खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और फिर ट्राई करो। K4 FeCN6, मैं सिर्फ इसका आंसर बताऊंगी, आप लोग खुद ट्राई कीजिए इसको, मुझे पूरा सॉल्व करके बताइए कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आएगा आपके पास। ठीक है बेटा, चलो हो गया सॉल्व। तो इसमें आपके पास आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 जो कि क्रिप्टन को बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस या मेथड जिसमें किसी भी चीज़ का सेम फॉर्मूला हो, किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा ही होगा ईथर और अल्कोहल, अगर मैं बात करूं तो एथेनॉल और मिथाइल ईथर, इसके केस में क्या होता था कि आपके पास सिर्फ पोजीशन चेंज होती थी या फंक्शनल ग्रुप चेंज होता था, तो वो आपके पास जो है अगर उसकी मेन कार्बन और हाइड्रोजन आप काउंट करोगे तो दोनों में सेम ही आते थे। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो टाइप का दिखता है हमें यहाँ पे, एक स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सबसे पहला टाइप है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहता है कि आपके पास किन्हीं भी दो कंपाउंड्स में बेशक आयन सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन आप जब उन्हें सोल्यूशन में डालते हो तो वो डिफरेंट आयन्स देंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं Pt OH2 होल ट्वाइस NH3 4 और बाहर सल्फेट आयन। और दूसरा एग्जांपल हम इसी को कंपैरिजन के लिए ले रहे हैं Pt NH3 4 SO4 और OH2 होल ट्वाइस। ठीक है, दोनों में कोई खास फ़र्क दिख रहा है आपको? इनमें से इतना सा फ़र्क है कि सिर्फ आयनाइजेशन का फ़र्क है। अगर आप इसको पानी में डिज़ोल्व करोगे तो ये सल्फेट आयन को देगा पानी में, और अगर आप इसको पानी में डिज़ोल्व करते हो तो ये OH2 रिलीज़ करता है पानी में। ये जो आइसोमेरिज्म है ना, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आपके पास जो काउंटर आयन है, यानी कि जो ये चीज़ होती है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बैलेंस की चार्ज को बैलेंस कर रही होती है, वो खुद एक पोटेंशियल लिगेंड है, यानी कि वो अंदर आ सकता है और अंदर वाली स्पीशीज़ को बाहर भेज सकता है। ओके, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हमें समझ आ गया। नेक्स्ट है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म बेटा तब एग्जिस्ट करता है जब किसी स्पीशीज़ में जुड़ा तो वो बेशक वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ होगा, लेकिन वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं हर कंपाउंड्स में डिफरेंट होंगे और उसके हिसाब से कलर भी चेंज हो जाएगा उस कंपाउंड का। जैसे हर किसी में ज़रूरी नहीं है, लेकिन वाटर का कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि वाटर मॉलिक्यूल्स इनमें वेरी करेंगे। क्रोमियम H2O 6Cl3, इसका कलर होता है वायलेट। दूसरा अगर हम ले लेते हैं इसी कंपाउंड को, क्रोमियम H2O 5, Cl एक अंदर ले आए और एक Cl को हमने बाहर भेज दिया Cl2 को और H2, तो इसका कलर आपके पास हो जाएगा ग्रे ग्रीन। अगर हम एक और ले लेते हैं क्रोमियम H2O 4, ठीक है, एक और वाटर मॉलिक्यूल हमने उठा के बाहर भेज दिया और क्लोरीन को अंदर लिया Cl.2H2O, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा बेटा? इसका कलर हो जाएगा डार्क ग्रीन। ठीक, तो आप इन तीनों में देख सकते हो क्या चीज़ वेरी करी। इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 5 और इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म को आप हमेशा अगर रिलेट करना चाहो तो इसको रिलेट करो एम्बिडेंटेट लिगेंड के साथ।
अगर इसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड आता है किन्हीं भी दो कंपाउंड्स में जो इसकी डोनर साइड्स एक ही आयन की या एक ही लिगेंड के पार्ट है, उसको हम कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसे इसको ले लेते हैं कोबाल्ट NH3 5NO2 2 पॉजिटिव और दूसरा कोबाल्ट NH3 5ONO 2 पॉजिटिव। एक में ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है मेटल एटम के साथ और एक में ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। लास्ट कैटेगरी ऑफ आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म में बेटा जो आपके पास किसी भी डबल सॉल्ट में नॉर्मली क्या होता था कि कैटायन आपके पास कोई मेटल होगा या एनाइन आपके पास कोई लिगेंड होगा। यहाँ क्या, यहाँ पूरा का पूरा कंपाउंड का एक कोऑर्डिनेशन पार्ट एज अ लिगेंड या फिर एज अ कैटायन एक्ट करता है। जैसे कि ZnNH3 4 2 पॉजिटिव, ये क्या है, ये कैटायन की तरह एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम दूसरा ले लेते हैं CuCl4 2 माइनस, तो ये एनाइन की तरह एक्ट कर रहा है। और अगर इसको कंपेयर करना हो तो आप ले लो कॉपर NH3 4 2 पॉजिटिव ZnCl4 2 नेगेटिव। ठीक है, इनमें चार्ज वेरी हुए आपके पास और लिगेंड्स वेरी हुए, चार्ज ही वेरी हुआ है इसमें मोस्टली। तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या चीज़ है। नेक्स्ट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेटा दो तरह के आइसोमेरिज्म मेन है। एक GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम मोस्टली किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं सिस और ट्रांस के नाम से। सिस और ट्रांस। सिस आइसोमेरिज्म कब शो होता है? जब सिमिलर ग्रुप्स जो हैं, सिस आइसोमेरिज्म आपको तब दिखाई देगा जब सिमिलर ग्रुप्स जो हैं वो एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं। और ट्रांस आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये आपको तब दिखता है जब जो सिमिलर ग्रुप्स हैं, यानी कि जैसे आपके पास क्लोरीन है किसी कंपाउंड में, तो वो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। GI शो करने के लिए आपके पास जैसे कोई कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C A B B, ठीक है। पहले तो A B के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, A और A के बीच का डिस्टेंस L1, और अगर हम ट्रांस लेते हैं तो A C डबल बॉन्ड C A B और ये B। तो ये जो L1 और L2 डिस्टेंस है ये बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी कि ट्रांसफॉर्म जो है वो सिस फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अगर हम बात करें Ma4 की, Ma4 यानी कि एक मेटल 4 लिगेंड से जुड़ा हुआ है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है, ना ही ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। इसमें क्या होता है बेटा, जो मेटल है ना आपके पास वो हर लिगेंड से एक ही डिस्टेंस पे होता है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बननी चाहिए। तो अगर चारों लिगेंड सेम है तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज तो कभी बनेगी ही नहीं। सेम गोज़ फॉर द GI। अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो लिगेंड्स डिफरेंट ही नहीं है। हमने क्या कहा था कि A B के बराबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ A के ही बराबर है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी आपको दिखेगा ही नहीं। अगर Ma3B की बात करें तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं दिखा सकता, ना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर मुझे इस कंपाउंड को बनाना हो तो MAAAB, अगर मैं यहाँ से कोई प्लेन लेती हूँ, इस तरह से मैंने कोई प्लेन लिया, ये इसको बीच से कट करती हूँ, तो ये एग्जैक्टली इसको कॉपी कर रहा है, यानी कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं बनाएगा। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं बना पाएगा। सेम गोज़ फॉर MAB3।
सेम गोज़ फॉर MaB3। इसके केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखेगा, ना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर हम Ma2B2 लेते हैं तो यहाँ सिस भी दिख सकता है और ट्रांस भी दिख सकता है, डिपेंड ऑन द कंपाउंड कि आपके पास कंपाउंड कौन सा है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये भी नहीं दिखाता। MaBCD, इसमें आपके पास ट्रांस दिख सकता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें भी नहीं दिखेगा। आप बोलोगे कि इसमें तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाएगी, तो इसमें क्यों नहीं दिखाता? ये जितना मतलब जो आपके पास ये डिस्टेंस है ना, ये ऑलमोस्ट सेम है। उससे क्या होता है कि लिगेंड्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस चेंज करते रहते हैं और बहुत ही फास्ट रेट पे। यानी कि अगर आपको एक लिगेंड यहाँ लग रहा है एक मोमेंट, तो वो कहीं और होगा दूसरे मोमेंट, फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और। तो एग्जैक्टली आप पता नहीं लगा सकते कि वो कहाँ है, तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं बना पाता। ठीक है, यहाँ तक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का क्लियर हो गया। अब आते हैं हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी आपके पास कहीं कहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखता है और कहीं कहीं नहीं। तो टाइप क्या है इसकी? अगर MS6 टाइप है तो आप मुझे बताओ, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिख सकता है? नहीं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने लिया MaCH, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं दिखता, ना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। अगर हम दूसरा ले लेते हैं Ma5B, सेम केस पिछले वाले की तरह, ना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, ना ही GI दिखाता है। अगर Ma4B2 लेते हैं, इन दैट केस ना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, लेकिन सिस और ट्रांस दिखाने की इसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब एक केस आ जाता है आपके पास Ma3B3, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं दिखता, लेकिन GI दिख जाता है फैक और मर फॉर्म में। फैक में बेटा क्या होगा कि 3 लिगेंड्स जो हैं एक ही प्लेन में होंगे, इन 1 प्लेन। और मर की बात करें तो 3 लिगेंड प्लस मेटल इन 1 प्लेन। अगर इसको ड्रॉ करना हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे कि कोबाल्ट, अमोनिया, अमोनिया, ठीक है, और यहाँ से भी हमने ले लिया अमोनिया। तो अगर हम NO2 को यहाँ लिखते हैं, यहाँ भी लिख दिया हमने NO2 को, और यहाँ भी लिखते हैं NO2 को, तो ये तीनों जो हैं आपके पास, ये क्या बना देंगे? फैक आइसोमर। ठीक, अगर मैं इसकी जगह कोबाल्ट, अमोनिया, ये दोनों यहीं पे NO2 और ये भी NO2 और यहाँ पे NH3 और यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ NO2 को, तो ये जो आइसोमर बना, ये क्या बन जाएगा? मर आइसोमर। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट केसेस में से एक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और अब इसके बाद Ma3B3 के बाद Ma2B2C2, ये GI दिखा भी सकता है, सॉरी दिखाता है सिस और ट्रांस के फॉर्म में। यहाँ इसको एक्सचेंज कर लेना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये GI यहाँ होगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ होगा। इसके केस में भी ऐसे, इसको देख लेना बेटा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है यहाँ पे, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। ये सिस ट्रांस दिखाएगा लेकिन ऑप्टिकल नहीं दिखाता है। Ma2B2C2 और लास्ट में MABCDEF, ये दोनों दिखा सकता है, ऑप्टिकल भी और ज्योमेट्रिकल भी। इसके साथ हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा, और साथ ही हमने आयनाइजेशन, जो आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंडर आते हैं, आयनाइजेशन, हाइड्रेट और लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में भी डिटेल में पढ़ लिया। अब आते हैं एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बेटा टेस्ट फॉर
निकल 2 पॉजिटिव। निकल 2 पॉजिटिव के टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप निकल 2 पॉजिटिव को DMG के साथ यानी कि डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीम के साथ रिएक्ट करवाते हो और साथ में ले लेते हो हाइड्रोक्सिल अमीन, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है निकल DMG ट्वाइस, और ये जो होता है रेड प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाता है। यानी कि निकल अगर किसी मिक्सचर में है तो आप उसे DMG के साथ अगर रिएक्ट करवाते हो तो अगर वो रेड प्रेसिपिटेट दे देता है तो हमें पता लग जाता है कि उसमें निकल प्रेजेंट है। दूसरा, टेस्ट फॉर Fe3 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव आयंस। 4 FeCl3 यानी कि फेरिक क्लोराइड लीजिए, फेरिक सॉल्ट्स को रिएक्ट करो आप K4 FeCN6 के साथ, इसको हम कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जब आप इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो जो मिक्सचर हमारे पास बनता है उसका कलर होता है प्रशियन ब्लू, और ये बन जाता है फेरिक फेरोसाइनाइड, यानी कि पोटेशियम को रिप्लेस करके Fe4 FeCN6 थ्राइस प्लस 12 KCl। ठीक है, प्रशियन ब्लू कलर का आ गया आपके पास। अगर इसकी बात करें हम लोग FeCl3 को अगर हम Fe2 पॉजिटिव को रिएक्ट करवाते हैं FeCN6 माइनस के साथ, तो ये क्या बना देगा Fe3 पॉजिटिव प्लस FeCN6 माइनस। इसको पोटेशियम इसके साथ Fe3 पॉजिटिव प्लस FeCN6 माइनस एक रिएक्शन और ले लेते हैं, Fe3 पॉजिटिव प्लस FeCN6 नेगेटिव। इस पूरे को जब आप पोटेशियम के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास आ जाता है टर्नबुल्स ब्लू। ठीक है, दोनों का अलग अलग कलर आता है आपके पास। ओके, थर्ड है आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अगर किसी मिक्सचर में आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव डिसॉल्व्ड है, यानी कि वो हार्ड वाटर का मिक्सचर है, तो अगर आप उसे EDT के साथ ट्रीट करते हो तो वो EDT को स्पेसिफिकली प्रेसिपिटेट कर देगा, और इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये जो है सिलेक्टिव एस्टिमेशन कर देता है इन्हीं दोनों आयंस की। ये क्या करता है, सिलेक्टिव एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव आयंस, क्योंकि इनके जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स होते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। ठीक, तो यहाँ पे EDT का इस्तेमाल किया जाता है इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए, और इसीलिए भी क्योंकि EDT के पास टेंडेंसी है कि इन्हीं दोनों सॉल्ट्स को वो सिलेक्टिव एस्टिमेट कर देता है। फोर्थ है आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जब आप सिल्वर सल्फाइड को सोडियम साइनाइड के साथ ट्रीट करते हो तो क्या बना देगा, सोडियम AgCN होल ट्वाइस। इस सोडियम AgCN होल ट्वाइस को आप ट्रीट कीजिए जिंक के साथ, ये बना देगा Na2ZnCN4, और Ag जो है वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को कहा गया मैक आर्थर प्रोसेस या फिर साइनाइड प्रोसेस, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे सोडियम साइनाइड का इस्तेमाल हुआ, इसलिए कहा गया सोडियम साइनाइड प्रोसेस। इन बायोलॉजिकल सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो आपके पास हीम होती है, हेमोग्लोबिन का जो पार्ट होता है, उसमें जो एक आपके पास Fe2 पॉजिटिव होता है
उसको मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, ये एक लिगेंड होता है आपके पास, पोरफायरिन कहते हैं जिसको, वो चार तरफ से उसको घेर लेता है। तो आपके पास यहाँ पे जो 5th साइट है वो जुड़ी होती है हीम की प्रोटीन के साथ, और 6th साइट जो है वो वेकेंट रहती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरह क्लोरोफिल जो है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है मैग्नीशियम का। सेम गोज़ फॉर विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन। वो किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटा? वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास कोबाल्ट का। इनका इस्तेमाल एज अ कैटलिस्ट भी किया जाता है, एज अ कैटलिस्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट है वो है रोडियम PH3P रोडियम क्लोराइड, और इसको कहा जाता है विल्किंसंस कैटलिस्ट। ये है विल्किंसंस कैटलिस्ट, और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए ये क्या करता है? हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। इन फोटोग्राफी में भी जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ क्या होता है? AgBr को जब आप Na2H2O3 के साथ ट्रीट करते हो तो क्या बना देगा? Na3Ag2O3 होल ट्वाइस। यहाँ जो आपके पास Na2H2O3 इसको हाइपो कहा जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कि ये अनडिकम्पोज्ड, वो AgBr जो डिकम्पोज नहीं हुआ है उसको सेपरेट आउट करने के लिए। मेडिकल फील्ड में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेडिकल फील्ड में ये लेड पॉइजनिंग को हटाने के लिए रिमूव किया जाता है, और कॉपर की टॉक्सिसिटी बढ़ने के लिए और आयरन की टॉक्सिसिटी बढ़ने के लिए भी रिमूव किया जाता है। अगर आपके पास कॉपर की टॉक्सिसिटी हो गई हो तो उस केस में हम D-पेंसिलेनामाइन, और अगर आयरन की टॉक्सिसिटी हो गई तो उस केस में डेस्फेरियोक्सिन B का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इनके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना देते हैं। और उसी तरह आपके पास सिस्प्लैटिन करके भी एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, CSPtCl2NH3 होल ट्वाइस। इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा कैंसर के ट्यूमर्स की ग्रोथ को रोकने के लिए। यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए। जो आपके पास एक प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, मॉन्स प्रोसेस में क्या होता है कि आप निकल टेट्रा कार्बोनाइल को जब इसको डिकम्पोज करते हो तो ये क्या करता है? 4 कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल देता है और एक निकल को बिल्कुल फ्री छोड़ देता है। तो यहाँ से आपको प्योर निकल मिल गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके बाद, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक। बोर तो नहीं हो गए आप लोग? बोर हो गए तो ऐसा करो, वीडियो को पॉज करो, पानी पी के आओ या थोड़ा सा घूम के आ जाओ। इससे क्या होगा? आपका दिमाग भी रिफ़्रेश हो जाएगा और आपका पढ़ने का भी फिर से मन कर गया। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन मेटल बॉन्ड होगा, और जिसमें कार्बन एटम जो है वो ना सिर्फ मेटल एटम से जुड़ा हुआ बल्कि हो सकता है कि वो मेटलॉइड जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक या टेलुरियम से भी जुड़ा हो सकता है। अब इसमें पहला कौन सा आ जाएगा? सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस। इनमें क्या होगा कि जो मेटल और कार्बन एटम है ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होंगे, जैसे कि RMgX हो गया। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। C2H5 2Zn, डाई इथाइल जिंक, ये ऐसे लिगेंड्स वगैरह हो गए जो कि आपके पास एक तरफ कार्बन से जुड़े हैं और एक तरफ मेटल से। नेक्स्ट कैटेगरी है आपके पास पाई बॉन्डेड, जिनमें आपके पास जो है मेटल कंपाउंड्स जो है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, वो एल्कीन्स या बेंजीन या किसी रिंग कंपाउंड से जुड़े हो सकते हैं। जैसे कि जी सॉल्ट की बात करें, PtClClCl, और यहाँ ये जुड़ा हुआ है
CH2 डबल बॉन्ड CH2 से। इसको कहा जाता है ज़ीस सॉल्ट और इसका फॉर्मूला होता है KPtCl3 eta2C2H4। यहाँ पे ईटा होती है हेप्टिसिटी, तो ये जो डबल बॉन्ड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसके हिसाब से हम यहाँ पे लगा देते हैं eta2। नेक्स्ट है फेरोसिन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो आ रहे हैं इसको पूरी रिंग से, यानी कि 5 डोनर साइड से एक तरह से, तो और यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसका नाम eta5C5H5 होल ट्वाइस और Fe, तो इसको कहा जाता है फेरोसिन। थर्ड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है मेटल कार्बोनाइल्स। इनमें क्या होता है कि मेटल और कार्बोनाइल बॉन्ड के बीच में एक बॉन्ड बनता है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम, ये 0 होगी हमेशा। दूसरा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ब्रिज में हो सकते हैं, ब्रिज फॉर्म में, यानी कि 2 मेटल्स के बीच में एज अ ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे हो, या फिर पॉलीन्यूक्लियर या फिर मोनोमेरिक की तरह। ठीक है। कार्बोनाइल्स जो हैं ये मोस्टली आपके बनाए जाएंगे 6th, 7th एंड 8th ग्रुप के एलिमेंट से। और जिन मेटल कार्बोनाइल्स में सिर्फ आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड ही एज ए लिगेंड एक्ट कर रहा है, उनको हम कहते हैं होमोलेप्टिक कार्बोनाइल। इसमें 3-4 स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने की ज़रूरत है। निकल टेट्रा कार्बोनाइल का निकल CO 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 CO, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। FeCO5 की बात करें तो CO 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 और यहाँ से CO, ये बन गया आपके पास ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अब एक आप खुद ट्राई करके देखो, क्रोमियम कार्बोनाइल 6। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का बनता है। किया पॉज आपने? तो बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल तो आप बना सकते हो ना, इजीली बन जाएगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट है Mn2CO10। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो Mn से जुड़ा होगा और बाकी जो 5 वैलेंसीज हैं उनको आप लगा दीजिए, 1 2 3 4 और ये 5। सेम गोज फॉर दिस वन, CO 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 और ये CO। अब इनमें से आपके पास एक कंपाउंड ऐसा भी है जिसमें ब्रिजिंग लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं, CO2 CO8। कोबाल्ट यहाँ पे 2 कार्बोनाइल जो हैं ब्रिजिंग की तरह एक्ट कर रहे हैं, CO, यहाँ पे भी CO और ये कार्बन के बीच में बैठे। तो 1-2 वैलेंसी तो फुल होगी, जो बाकी बची उनको आप लगा दीजिए CO CO और CO और यहाँ पे भी CO CO और CO। अब आती है बारी बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। मेटल कार्बोनाइल्स में किस तरह की बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है? तो मेटल कार्बोनाइल